सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और पायदार जो पाकिस्तान के रिलेशंस है वो चाइना के साथ हैं। कुछ भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, सिचुएशंस हो, उसमें भी पाकिस्तान और चाइना जो है हमेशा साथ साथ खड़े होते हैं। इकोनॉमिक जो है सिचुएशंस चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस आप देखते हैं 1960s ऑनवर्ड जो है सबसे पहले हम लोगों के डिफेंस रिलेशंस थे। वेल्दी कंट्री होती है जैसे USA था, यूरोपियन यूनियन था और बड़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमेशा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए। चाइना का जो इकोनॉमी है दुनिया PPP के टर्म्स में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये ग्लोबल GDP के टर्म्स में फिर वो सेकंड बड़ी इकोनॉमी है। कि पाकिस्तान कैसे इसको बैलेंस कैसे करेगा कि चीन को भी ना लगे कि जी इनका टिल्ट उधर हो रहा है और अमेरिका के साथ भी ये मामला ठीक चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो कहाँ पर हैं और कितने मजीद उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। दूसरी जानब CPEC फेज़ 2 का भी आगाज़ कर दिया गया है। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें मजीद काम किया जा सकता है और दरपेश चैलेंजेस क्या हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नबीला जाफर साहिबा जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में हेड ऑफ चाइना प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी। नबीला, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान और चाइना के जो दो तरफा जो बायलैटरल रिलेशंस है, आप कैसे देखती हैं उनको कि वो इस वक्त तसल्ली बख्श स्टेज पर हैं या कैसे जा रहे हैं? जी अव्वल तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जी पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस है हमारे सारे नेबर्स में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और पायदार जो पाकिस्तान के रिलेशंस है वो चाइना के साथ हैं। बल्कि इसके लिए तो और भी बड़ी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और मैं तो इसको इन रिलेशंस को जो है रेजिलिएंट भी कहती हूँ, क्योंकि ये कुछ भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, सिचुएशंस हो, उसमें भी पाकिस्तान और चाइना जो है हमेशा साथ साथ खड़े होते हैं। अभी जो ये वाला टाइम है इसमें बहुत सारी शिफ्ट्स हो रही हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आप देख रही हैं, इकोनॉमिक जो है सिचुएशंस चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। उसमें भी आप देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की रिलेशंस में हमेशा बेहतरी से बेहतरी आ रही है और उसकी वजह एक ये भी है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान में जो बाहमी एक ट्रस्ट है दोनों के दरमियान में, जी एक भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, उससे जो है हमारे मामलात हमेशा बेहतरी की तरफ जाते हैं। सही है। मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मजीद एवेन्यूज़ या एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये बायलैटरल रिलेशंस को मजीद बेहतर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है या उनमें पोटेंशियल मौजूद है? जी देखिए, आप चाइना और पाकिस्तान जो है उनके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस आप देखते हैं 1960s ऑनवर्ड जो है सबसे पहले हम लोगों के डिफेंस रिलेशंस थे। डिफेंस रिलेशंस के बाद जो है फिर हम लोग कल्चरल डिप्लोमेटिक पे भी आ गए, कराकोरम हाईवे बन गया। जो इन ले के टाइम में हमारी जो जितने भी सीनियर लोग अभी भी मौजूद हैं तो उनका बहुत आना जाना रहा चाइना में। फिर गवर्नमेंट के लेवल पे हमारी जो है बहुत डीप रिलेशंस थे, लेकिन जो पीपल लेवल की बात थी यानी जो हम लोगों का जो कल्चरल एक्सचेंज था वो बहुत कम था पहले। अवामी राब्ते जो थे वो नहीं थी, इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑल्दो जो चाइनीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान को बहुत रिगार्ड करते हैं और पाकिस्तानी लोग भी चाइना को बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन वो जो एक म्यूचुअल एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो थोड़ी सी कम थी। अभी रिसेंटली वो एजुकेशन के थ्रू, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, जो हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके थ्रू एवेन्यूज़ बहुत खुल गई हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि सोशल डेवलपमेंट एंगल। ये जो है जब कोई ताकत, बड़ी ताकत होती है या कोई वेल्दी कंट्री होती है जैसे USA था, यूरोपियन यूनियन था और बड़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमेशा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं। तो उसमें चाइना के लिए भी बहुत स्पेस है कि वो लोगों के दरमियान जो है ना अच्छे परसेप्शंस बिल्ड करने के लिए सोशल डेवलपमेंट एंगल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सही, ठीक है। आपने पीपल टू पीपल कांटेक्ट की भी बात की और अब चाइना
چائنا آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا کھل رہا ہے, اوپن ہو رہا ہے چائنا کی جو سوسائٹی ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت کنزرویٹو تھا, تو اب جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے وہاں پر لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے. ابھی آپ بھی چائنا ہو کر آئی ہیں, ہم بھی اس وقت میں شامل تھے, تو اب یہ جو اوپننیس ہے یہ ایک پازیٹیو چینج کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. جی بالکل, اب چائنا کو ریئلائز ہو رہا ہے کیونکہ چائنا پہلے ایک مینوفیکچرنگ ہب تھا. چائنا کے اندر خود چائنا نے جب شروع میں 1980s میں انہوں نے اکنامک ریفارمز کیے تھے, اس میں انہوں نے چائنا کو اوپن کیا تھا فارن انویسٹمنٹس. ٹھیک ہے, وہاں پہ انویسٹرز جاتے تھے, وہاں پہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز آ رہی تھیں, اور سب سے زیادہ جو انڈسٹریز تھیں وہ پہلے تو جو ایشین ٹائیگرز جن کو کہا جاتا تھا 4, وہاں سے آئی تھی. پھر US اور یورپ سے بھی وہاں پہ انڈسٹریز آئی تھی. تو تب چائنا کی جو اپروچ تھی وہ ڈفرینٹ تھی. وہ زیادہ فوکسڈ تھی کہ وہ نالج ٹرانسفر تھرو جوائنٹ وینچرز کریں, تو وہ وہاں تک ہی تھی, انڈسٹریز تک ہی تھی. ابھی چونکہ چائنا خود ایک پاور بن چکا ہے, چائنا کا جو اکانومی ہے دنیا PPP کے ٹرمز میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, لیکن گلوبل GDP کے ٹرمز میں پھر وہ سیکنڈ بڑی اکانومی ہے. تو اس لیے اب چائنا کی کیونکہ رسپانسبلٹیز بھی مختلف ہو گئی ہیں, چائنا کی اپروچ بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہے, اور چائنا کی اب انگیجمنٹس بھی دوسرے لیول کے ہیں. اب چائنا پہلے مینوفیکچرنگ ہب تھا, اب چائنا خود جو ہے انڈیجنس انوویشن کے تھرو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ ڈیولپ کی ہوئی ہے, اور اب چائنا جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ باہر سے ٹیلنٹ بلا سکتا ہے. تو اس لیے چائنا کو اوپن ہونا ہے ابھی. ٹھیک ہے, اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو پاکستان اور چائنا کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں یقیناً بڑے کارڈیل ہیں اور بڑے اچھے ہیں. ظاہر ہے اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے, مگر ظاہر ہے کچھ چیلنجز بھی ہوں گے. وہ چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں, ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اپنی کمپلشنز کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, اور چائنا ایک بڑا ملک ہے, 2.4 بلین ان کی آبادی ہے, اور بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک بہت بڑی کنٹری GDP کے ٹرمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی ہے ان کی معیشت کے لحاظ سے, لیکن چائنا سمجھتا ہے کہ ان کے اپنے ابھی بھی انٹرنل پرابلمس ہیں, ابھی بھی انہوں نے چیلنجز ہے, انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے بہتر زندگی دینی ہے. ابھی ان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ $13,000 ہے, لیکن یہ اگر آپ ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ انڈیکس کے تھرو دیکھیں تو چائنا ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے. سائز آف اکانومی بڑی ہے, لیکن ابھی بھی کیونکہ انہوں نے پر کیپیٹا انکم کو بڑھانا ہے, انہوں نے فردر لوگوں کی زندگی کو امپروو کرنا ہے کیونکہ سوشلسٹ کنٹری ہے, تو ان کے اپنے چیلنجز ہیں. پھر ان کی ہر طرف سے ہر کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بہتر تعلقات بنانے ہیں ریجن میں بھی, تاکہ ان کے ٹریڈ کے اوپر, ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو. اور پاکستان کی اپنی کمپلشنز ہیں, پاکستان کی اکانومی کے, پاکستان کے لوگوں کی اپنی ضروریات ہیں, تو کچھ ڈپلومیٹک بھی ہیں مجبوریاں, ظاہر ہے امریکہ بھی ہے ایک طرف, ادھر کے تعلقات کو رکھنا ہے. جی تو وہ چیلنجز ہیں. چاہے پاکستان کے اپنے جو ہے یہاں پہ ریجنل کنفلکٹس بھی ہیں, اس وجہ سے جو ہے جو ہماری جو میوچول جو اکنامک پروجیکٹس جیسے CPEC ہے اس میں بھی چیلنجز آتی ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز دونوں انٹرنل ایکسٹرنل دونوں چیلنجز انوالو ہوتے ہیں, لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں, اور اس پہ ایسی کوئی مطلب ڈس ایگریمنٹ یا ایسی کوئی ڈائیورجنس نہیں ہے کہ جو بہت ہی پروناؤنسڈ ہو. سو دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اعتماد کا فقدان ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, اعتماد ہے. ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے اور چائنا کی بھی بات کر رہے تھے, تو پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ بڑے بہترین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشنز ہیں, کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا UNGA کے موقع پر بھی جس طرح سے میٹنگز ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پاکستانی لیڈرشپ کی, جس میں فیلڈ مارشل تھے, پرائم منسٹر تھے, اور اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل کو جس طرح انہوں نے ہوسٹ کیا, بڑا آنر دیا امریکن پریزیڈنٹ نے. دوسری جانب چائنا ہے, تو کیسے دیکھتی ہیں آپ کہ پاکستان کیسے اس کو بیلنس کیسے کرے گا کہ چین کو بھی نہ لگے کہ جی ان کا ٹلٹ ادھر ہو رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی یہ معاملات ٹھیک چلیں؟ دیکھیں, جب پاکستان چائنا کے ساتھ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ کر رہا تھا, تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اب کچھ تعلقات میں بہتری نہیں کرے گا, یا پاکستان جو ہے وہاں پہ معیشت کے یا اور جو مواقع ہوتے ہیں کوآپریشن کے وہ نہیں ڈھونڈے گا, ایسا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا چائنا پہ. ہاں, وہ حالات ایسے تھے کہ تب پاکستان جو ہے ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان بہت افیکٹ ہوا تھا, اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی پاکستان میں. ہمارے جو یہی الائز بھی تھے یا فرینڈس بھی تھے وہ بھی ڈر رہے تھے, وہ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے تھے. ہاں, چائنا نے اس وقت ہمارا بہت ساتھ دیا
किया है, वो एक वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परसेप्शंस है चाइना के बारे में, कि उस वक्त चाइना ने इन्वेस्टमेंट और CPEC का प्रोजेक्ट शुरू किया जब कोई भी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो फुली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होगा और पाकिस्तान को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ये ऐसे नहीं होता कि आप एक कंट्री की तरफ जाते हैं या एक कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। आपकी मल्टीपल ज़रूरियात होती हैं, हालात होते हैं ऐसे, कंडीशंस ऐसी होती हैं चेंजिंग जो है हालात की वजह से, कि आपको दूसरे ममालिक के साथ भी जो है अच्छे ताल्लुकात रखने होते हैं। हमारे तो हिस्टोरिकली US के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज नॉन नेटो एलाई का हमें उसके अलावा भी डायस्पोरा अगर आप देखें, US में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो पाकिस्तान ने तो पहले से ही बैलेंस करना था, लेकिन उस वक्त जो है US की अपनी क्या कहते हैं प्रायोरिटीज़ थी, और उन प्रायोरिटीज़ की वजह से इंडिया की तरफ उनका ज़्यादा हो गया था। तो वो अभी हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं जी, क्योंकि US की अपने जो मईशत के ऊपर जो उनका ज़्यादा फोकस हो गया है, जिसकी वजह वो टैरिफ्स लगा रहे हैं दुनिया में, तो उसके रिएक्शंस हुए हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं उसमें फिर जो है पाकिस्तान की दोबारा रेलेवेंस बन गई है। सो लेकिन इसको चाइना खूब समझता है। चाइना समझता है कि बायलैटरली हर मुल्क आज़ाद है। तो चाइना को कोई इससे हम कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान के US के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हो रहे हैं? नहीं, मैंने खुद कुछ चाइनीज़ के साथ इंटरेक्शन किया। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बताएं कि वहाँ पे सर्कल्स में किस किस्म की बातें हो रही हैं, तो वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही करते हैं। ये ट्रस्ट ही तो है जिसको हम यूनिक रिलेशंस कहते हैं पाकिस्तान और चाइना के। तो वो कहते हैं नहीं, आप लोगों की बायलैटरल रिलेशंस जिसके साथ भी हो, और उनको तो खुशी होती है कि अगर कहीं पे पाकिस्तान में गैप्स हैं और वो गैप्स कोई और आके फिल करें, क्योंकि इससे चाइना को भी फायदा होगा। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो इससे चाइना को भी फायदा होगा। जी ठीक है। CPEC फेज 2 की बात करें, अभी एहसन इकबाल भी बीजिंग का दौरा करके आए हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की उन्होंने बात की है। CPEC फेज 1 पे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी PTI की, कहा गया कि उसमें काम उस पर बड़ा स्लो हुआ, कुछ पॉलिटिकल उनकी मजबूरियां थी, व्हाटएवर। तो अभी जो इस वक्त फेज 2 है, आप क्योंकि रिसर्च और आपका चाइना प्रोग्राम को आप हेड कर रही हैं, कैसे देखती हैं आपकी ये जो फेज 2 है, ये कितना तेज़ी से जा रहा है, इस पे काम होगा और इसमें कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे? जी, फेज़ 2 जो है हमेशा उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही फेज़ कहा गया था, और इसमें फिर थोड़ी सी इनोवेशन भी हुई। पिछले कई सालों में लोग कहते हैं कि इस पे प्रोग्रेस रुक नहीं गया था। मेरे ख्याल में ये था कि इस पे ज़रा सोच विचार हो रही थी, क्योंकि जो पहला फेज़ था उसमें हमने एक ग्राउंड प्रिपेयर किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनर्जी प्रोजेक्ट्स का। उसका जो फ़ायदा होना था वो तभी होना था जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैसे करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं थी। पाकिस्तान को कैपेसिटी का इशू था, पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल का भी इशू था, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का भी इशू था। इस तरह के मामला थे। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम गुजरा है ये बेहतरी हुई है इसमें। अच्छा। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने किस तरफ जाना है। और फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो 2023 में BRI फोरम में, थर्ड BRI फोरम में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्मॉल एंड ब्यूटीफुल का। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना BRI के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन प्रोजेक्ट्स को पीपल सेंट्रिक भी बनाएं और हम स्मॉल लेवल पे करें, लेकिन जिसका फ़ायदा लोगों तक भी पहुंचे। तो इस वजह से फिर इन्होंने 5 कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट भी दिया पाकिस्तान में। 5 कॉरिडोर्स? जी ठीक है। जिसमें ओपन कॉरिडोर, ग्रोथ कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, इनोवेशन कॉरिडोर। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसका मकसद ये था कि डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन सारे सेक्टर्स में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो। इस वक्त सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है? इसमें फिर जो है ना, जो पाकिस्तान की कैपेसिटी को रिगार्ड में रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्योंकि पाकिस्तान में यूथ है और हमारे यहाँ IT में यूथ बहुत अच्छी है, और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसलिए IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, एग्रीकल्चर पे अगर हम ज़्यादा डेवलपमेंट करें तो फ़ायदा होगा। फिर एग्री इंडस्ट्री भी तो हो सकती है ना, वहाँ पे हम जो है सीड की जो इनोवेशन कर सकते हैं। चाइना में तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एरियाज है ना अब डिटरमिन हो गए हैं
IT, एग्रीकल्चर और फिर SEZs तो है ही, वो तो होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है। जी, वो तो उस पे भी काम होगा। थोड़ा सा इसका भी बता दें, ये जो SEZs हैं इनको स्टेब्लिश कहाँ पर किया जाएगा और इनके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, इनमें क्या चीज़ें होंगी, इंग्रेडिएंट्स इनके? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मकसद ये होता है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं और वो भी आप दूसरे मुल्कों के साथ एंगेजमेंट के थ्रू, जब आप चाहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, तो आप पूरे मुल्क की जो है पॉलिसीज़ को एकदम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मकसद ये होता है कि आप एक जगह पे, एक ख़ास एरिया में, वहाँ पे आप एक जोन बनाते हैं जिसमें आप पॉलिसीज़ भी अलग बनाते हैं, जिसमें आप टैक्स एवेजन भी करते हैं, टैक्स रिलैक्सेशन भी करते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी अलग बनाते हैं, और वो बाकी सेंटर की पॉलिसीज़ से डिफरेंट होती है, ताकि वो जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा फिजिबल बनाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंडली, वहाँ पे आप बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, बिजली भी प्रोवाइड करते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि वो जिस जगह आप बनाते हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो इकोनॉमिक हब्स के करीब हो, अर्बन एरियाज़ के करीब हो, ताकि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर्ड फॉर्म में आए। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक जो है अप्लाइंसेस की कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लाना चाहते हैं, तो उन अप्लाइंसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके लिए जितना भी मटेरियल चाहिए, जितने भी स्किल्स चाहिए, वो एक ही जगह पे क्लस्टर्ड हो। राइट, ऐसा ना हो कि आपको कहीं और जाना पड़े। तो इससे जो है वो बूस्ट करती है वो इंडस्ट्री, और वहाँ से एकदम से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि चाइना का भी हम देखते हैं कि जब अमेरिका का इंडिया के साथ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हुए, ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर मार्का हक के बाद, तो चाइना का थोड़ा सा हमें टिल्ट नज़र आ रहा है इंडिया के साथ। अगेन अब चाइना पाकिस्तान और इंडिया को कैसे बैलेंस करेगा? देखिए, वंस अगेन मैं कहूँगी कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो गहरा है, और अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो चाइना की बायलैटरल रिलेशंस है वो जिसके साथ भी रखी है, वो तो पहले से ही इंडिया के साथ ट्रेड उनकी बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त जो है इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है वो $127 बिलियन डिस्पाइट ऑल दी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी, हाँ, एक पीरियड आया था गलवान वैली वाली क्लैशेस के बाद जो है जो इंडिया ने कुछ चाइनीज ऐप्स जो है वो बंद किए थे, इस तरह से कुछ जो स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल जो वो मंगवाते थे उस पर पाबंदी आई थी, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आई थी। अदरवाइज उनकी ट्रेड कंटिन्यू रही, और वो ट्रेड चाइना के फेवर में ही है। चाइना क्यों ताल्लुकात ट्रेड वाले ख़राब करेगा इंडिया के साथ? अपनी इकोनॉमी को क्यों डैमेज करेगा? ट्रेड उनके फेवर में है ऑलरेडी, लेकिन उनकी जो अंडरलाइन जो प्रॉब्लम्स है ना, जो डीप सीटेड उनके मिसट्रस्ट है इंडिया के साथ, इंडिया की जो अपनी, चाइना की नहीं है, क्योंकि चाइना तो इंडिया को हमेशा सेकेंडरी थ्रेट समझता है या चैलेंज समझता है। उनके लिए इंडिया कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि चाइना इतना एम्पावर हो चुका है कि उनको इंडिया थ्रेट नहीं लगता, इंडिया को चाइना थ्रेट लगता था। तो उस वजह से जो है इंडिया की अभी भी कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, डीप सीटेड जो है प्रॉब्लम्स है, कि वो अगर जब तक रिकंसाइल नहीं होती तो उनका जो ये ऊपर से आपको लग रहा है कि कोई ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि अभी इस टाइम पे इंडिया को कन्विंस करना ज़रा आसान है, या फिर इंडिया कैश करवाना चाह रहा होगा अमेरिका के सामने कि हम चाइना की तरफ जा सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त जो है चाइना ने इंडिया को थोड़ा एंगेज किया है। ओके जी, क्योंकि चाइना जो है वो उसको एक मौका नज़र आया है कि देखें अभी जो इंडिया है वो आइसोलेटेड भी फील कर रहा है और इंडिया की पॉलिसी चेंज हो सकती है, तो चाइना इंडिया को न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक, क्योंकि रीजन में इंडो पैसिफिक में स्पेशली, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। यस, जिसको वो करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबीला आपका। नबीला जाफर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हेड ऑफ चाइना प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में, रिसर्च एनालिस्ट हैं, और चीन और पाकिस्तान के और फिर चीन के जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से अपनी राय से आगाह करी थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।